नौकरी को छोड़कर मुंबई मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने फिल्मी सनत से वाबस्ता होकर फिल्मों के लिए कहानियां लिखी। क्योंकि ये काम उनके ज़ौक़ के मुताबिक था, लिहाजा वो तवील अरसे तक इसी से जुड़े रहे। राजेंद्र सिंह बेदी को फिक्शन में भी महारत हासिल थी और इनके कहानियों में किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात की बेहतरीन मुरक्कशी मिलती है। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। इसके अलावा ड्रामों के मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है। राजेंद्र सिंह बेदी की तसनीफ एक चादर मैली सी को काफ़ी शोहरत मिली। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का एजाज़ भी अता किया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा। अब मैं राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना रहमान के जूते पेश करने के लिए जनाब मलकी सिंह साहब से गुजारिश करूंगी। आप सभी जानते हैं कि मलकी सिंह साहब हमारे बहुत ही रेगुलर हमारे शुरा में इनका शुमार होता है। बाज़गश्त के हर प्रोग्राम में आप शरीक रहते हैं। मलकी सिंह साहब का ताल्लुक़ मछाना ज़िला भटिंडा पंजाब से है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड में एसडीओ के ओहदे से आप सुबुकदोश हुए हैं। आपने अपने बारे में लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान और बीबीसी की उर्दू सर्विस, ये तमाम रेडियो सुन सुन के आपने उर्दू सीखी है और उर्दू की तरफ राग़िब हुए हैं। आपकी तख्लीक़ात, अफ़साने आज तक जो अहम रसायल हैं उर्दू के, आज तक ऐवान उर्दू, ज़बान व अदब, जमना तट, इंशा, फ़रोग़ अदब और रावलपिंडी से शाये होने वाले चहारसू वगैरह में शामिल होते हैं, शाये होते हैं। आप पंजाबी और उर्दू में अफ़साने लिखते हैं। तो अब मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़साना रहमान के जूते पेश करें। जनाब मलकीत सिंह मछाना साहब। जी शुक्रिया। सब हिसाबों की खिदमत में आदाब। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम का बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है। मैं उर्दू अदब का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ। साहबो, आप जैसे जी इल्मों की सोहत में कुछ गुफ्तगू करने के अहल हुआ हूँ। तमाम अरकान बाज़गश्त अदबी फोरम का शुक्रिया अदा करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। वैगुरु आप तमाम की जान और माल की हिफाजत करें। पेशे खिदमत है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना रहमान के जूते, लिहाजा समाअत फरमाएं। दिन भर काम करने के बाद जब बूढ़ा रहमान घर पहुंचा तो भूख उसे बहुत सता रही थी। जीना की माँ, उसने चलाते हुए कहा, खाना निकाल दे बस झट से। बुढ़िया उस वक्त अपने हाथ कपड़ों लत्तों में गीले हुए बैठी थी और पेशतर इसके कि वो अपने हाथ पोंछ ले। रहमान ने एकदम अपने जूते खाट के नीचे उतार दिए और खद्दर के मुल्तानी तहमद को जानुओं में दबा खाट पर चौकड़ी जमाते हुए बोला, बिस्मिल्लाह। बुढ़ापे में भूख जवान हो जाती है। रहमान का बिस्मिल्लाह बुढ़ापे और जुबानी की इस दौड़ में रकाबी से बहुत पहले और बहुत दूर निकल गया था और अभी तक बुढ़िया ने सजी और नील में भगोए हुए हाथ दुपट्टे से नहीं पहुंचे थे। जीना की माँ बराबर 40 साल से अपने हाथ दुपट्टे से पहुंचती आई थी और रहमान करीब करीब उतने ही अरसे से खफा होता आया था। लेकिन आज यकलख्त वो खुद भी इस वक्त बचाने वाली आदत को सराहने लगा था। रहमान बोला, जीना की माँ जल्दी जरा। और बुढ़िया अपनी 44 साला दकियानूसी अदा से बोली, आए हाय जरा जाम तो ले तू बाबा। सुए इत्तेफाक रहमान की निगाह अपने जूतों पर जा थमी जो उसने जल्दी से खाट के नीचे उतार दिए थे। रहमान का एक जूता दूसरे जूते पर चढ़ गया था। ये मुस्तकबल करीब में किसी सफर पर जाने की अलामत थी।
रहमान ने हंसते हुए कहा, आज फिर मेरा जूता जूते पर चढ़ रहा है। जीना की माँ, अल्लाह जाने मैं कौन से सफर पर जाना है। जीना को मिलने जाना है, और कहाँ जाना है। बुढ़िया बोली, यूं ही तो नहीं तेरे गोदड़ को धो रही बुढ़े, 2 पैसे डबल का तो नील ही लग गया है तुम्हारे कपड़ों को। क्या तू 2 पैसे रोज की कमाई भी करे है। हाँ हाँ, बुढ़े रहमान ने सिर हिलाते हुए कहा, कल मैंने अपनी इकलौती बच्ची को मिलने अंबाले जाना है, तभी तो ये जूता जूते से न्यारा नहीं होता। 5 साल भी जब ये जूता जूते पर चढ़ गया था तो रहमान को पर्ची डालने के लिए जिला कचहरी जाना पड़ा था। उसके जहन में उस साल का सफर और जूतों की करतूत अच्छी तरह महफूज थी। जिला से वापसी पर उसे पैदल ही आना पड़ा था, क्योंकि होने वाले मेंबर ने तो वापसी पर उसका किराया भी नहीं दिया था। इसमें मेंबर का कसूर ना था, बल्कि जब रहमान पर्ची पर नीली चरखी का निशान डालने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसने घबरा कर पर्ची के दूसरे मेंबर के हक में दे दी थी। स्टॉप करूं क्या दोबारा? जीना को मिले 2 साल होने को आए थे। जीना अंबाले में ब्याही हुई थी। इन 2 सालों में आखिरी चंद माह रहमान ने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। उसे यही महसूस होता था जैसे कोई दुखता हुआ उपला उसके दिल पर रखा हो। जब उसे जीना को मिलने का ख्याल आता तो उसे कुछ सुकून, कुछ इत्मीनान मुयस्सर होता। जब मिलने का ख्याल ही इस कदर तस्कीनदेह था तो मिलना कैसा होगा। रिकॉर्डिंग हो जाने दो ना, बाद में अपलोड। बूढ़ा रहमान बड़ी हैरत से सोचता था, वो अपनी लाडली बेटी को मिलेगा और फिर तलंगों के सरदार अली मोहम्मद को। पहले तो वो रो देगा, फिर हंस देगा, फिर रो देगा और अपने नन्हे नवासे को लेकर गलियों बाजारों में खिलाता फिरेगा। ये तो मैं भूल ही गया था जीना की माँ। रहमान ने खाट की एक खुली हुई रस्सी को आतन घिसाकर काटते हुए कहा, बुढ़ापे में याददाश्त कितनी कमजोर हो जाती है। अली मोहम्मद जीना का खाबंद एक वजीहा जवान था। सिपाही से तरक्की करते वो नायक बन गया था। तलंगे उसे अपना सरदार कहते थे। सुलह के दिनों में अली मोहम्मद बड़े जोशो खरोश से हॉकी खेलता था। NWR, पुलिसमैन, ब्रिगेड वाले, यूनिवर्सिटी वाले, उसने सबको हरा दिए थे। और तो वो अपनी MT के साथ बसरे जाने वाला था, क्योंकि इराक में रशीद अली बहुत ताकत पकड़ चुका था। इस हॉकी की बदौलत ही अली मोहम्मद कंपनी कमांडर की निगाहों में ऊंचा उठ गया था। नायक बनने से पहले वो जीना से बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन उसके बाद वो अपनी ही नजरों में इतना बुलंद हो गया था कि जीना उसे पांव तले नजर न आती थी। इसकी एक और वजह भी थी। मिसेज होल्ट, कंपनी कमांडर की बीवी, ने तकसीम इनामात के वक्त अंग्रेजी में अली मोहम्मद से कुछ कहा था, जिसका तर्जमा सूबेदार ने किया था, मैं चाहती हूं तुम्हारी स्टिक चूम लूं। अली मोहम्मद का ख्याल था कि लफ्ज स्टिक नहीं होगा, कुछ और होगा। बड़ा हासद है सूबेदार, अंग्रेजी भी तो बस गुहाने तक ही जानता है। रहमान को यूं महसूस होने लगा जैसे उसे अपने दमाद से नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े अफसर से मिलने जाना है। उसने खाट पर से झुककर जूते पर से जूता उतार दिया, गोया वो अंबाले जाने से घबराता हो। उस अरसे में जीना की माँ खाना ले आई। आज उसने खिलाफ मामूल गोश्त पकाया था। जीना की माँ ने गोश्त बड़ी मुश्किल से कस्बे से मंगवाया था और उसमें घी अच्छी तरह से छोड़ा था। 6 माह पहले रहमान को तिली की सख्त शिकायत थी, इसलिए वो तमाम मौलूदात, सौदा, गुड़, तेल, बैंगन, मसूर की दाल, गोश्त और चिकनी गजा से परहेज करता था। इस 6 माह के अरसे में रहमान ने शायद शेर के करीब नौशादर छाछ के साथ घोल कर पी लिया था।
तब कहीं उसके सांस की तकलीफ दूर हुई थी। भूख लगने के अलावा उसके पेशाब की स्याही सफेदी में बदली थी, लेकिन उसकी गर्दन बादस्तूर पतली थी। आंखों में गदलाहट और तीरगी वैसे ही नुमायां थी। पलकों पर की भरभराहट भी कायम थी और जिल्द का रंग स्याही मैल नीलगों हो गया था। गोश्त देखकर रहमान खफा हो गया। बोला, चार पांच रोज हुए तूने बैंगन पकाए थे, जब मैं चुप रहा। परसों मसूर की दाल पकाई, जब भी चुप रहा। तू तो बस चाहती है कि मैं बोलूं ही नहीं, मरी मिट्टी का हो रहूं। सच कहता हूं, तू मुझे मारने पे तुली है जीना की माँ। बुढ़िया पहले रोज से ही जब उसने बैंगन पकाए थे रहमान की तरफ इस एहतजाज की मुतवक्का थी, लेकिन रहमान की खामोशी से बुढ़िया ने उल्टा ही मतलब ले लिया। दरअसल बुढ़िया ने करीब करीब एक नखट्टू आदमी के लिए अपना जायका भी तर्क कर डाला था। बुढ़िया का सोचने का ढब भी न्यारा था। जब से वो पेट बड़े हुए इस ढांच के साथ वाबस्ता हुई थी, उसने सुख ही क्या पाया था। भला चंगा रहमान लुधियाने में सिपाही था, लेकिन एक तरबूज पर से फिसल कर घुटना तोड़ बैठने से उसने पेंशन पा ली थी और घर में बैठ रहा था। बुढ़िया ने कपड़े छांटते हुए कहा, तू ना खा बाबा, तेरी खातर मैं तो ना मरूं। मुझे तो रोज दाल में कुछ मजा नहीं दिखे। रहमान का जी चाहता था कि वो खाट के नीचे से जूता उठा ले और उस बुढ़िया की चुंदिया पर से रहे सहे बालों का भी सफाया कर दे। सर की पश्चिम के उतरते ही बुढ़िया का दैमी नजला दूर हो जाएगा, लेकिन चंद ही लुकमे मुंह में डालने के फौरन बाद ही उसे ख्याल आया, तिल्ली होती है तो होती रहे, कितना जायकेदार गोश्त पकाया है मेरी जीना की माँ ने। मैं तो ना शुक्रा हूं पूरा पूरा। और रहमान चटकारे ले लेकर तरकारी खाने लगा। सालन का तर्क किया हुआ लुकमा जब उसके मुंह में जाता तो उसे ख्याल आता, आखिर उसने जीना की माँ को कौन सा सुख दिया है। वो चाहता था कि अब तहसील में चपरासी हो जाए और फिर उसके पुराने दिन वापस आ जाए। खाने के बाद रहमान ने अपनी उंगलियां पगड़ी के चिमले से पहुंची और उठ खड़ा हुआ। किसी नीम शौरी एहसास से उसने अपने जूते उठाए और उन्हें दालान में एक दूसरे से अच्छी तरह अलहदा अलहदा करके डाल दिया। लेकिन उस सफर से छुटकारा नहीं था। हर चंद के अपनी 8 रोजा मक्की में नलाई लाजमी थी। सुबह दालान में झाड़ू देते हुए बुढ़िया ने बेएहतियाती से रहमान के जूते सरका दिए थे और जूते की एड़ी दूसरी एड़ी पर चढ़ गई। शाम के करीब इरादे पस्त हो जाते हैं। सोने से पहले अंबाले जाने का ख्याल रहमान के दिल में कच्चा पक्का था। उसका ख्याल था कि तराई में नलाई कर चुकने के बाद ही वो कहीं जाएगा, और नीज कल की मुर्गन गजा से उसके पेट में फिर कोई नुक्स वाक़या हो गया था। लेकिन सुबह जब उसने फिर जूतों की वही हालत देखी तो उसने सोचा, अब अंबाले जाए बिना छुटकारा नहीं है। मैं लाख इनकार करूं, लेकिन मेरा दाना पानी, मेरे जूते मुझे सफर पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे और सुबह के वक्त इरादे बुलंद हो जाते हैं। रहमान ने फिर अपना जूता सीधा किया और अपने कपड़ों की देखभाल करने लगा। नील में धुले हुए कपड़े सूख कर रात में कैसे उजड़े हो गए थे। नीलाहट ने अपने आप को खोकर सफेदी को कितना उभार दिया था। जब कभी बुढ़िया नील के बगैर कपड़े धोती तो यूं दिखाई देता जैसे अभी अभी जोहड़ के पानी से निकाला गया हो, और पानी की मटियाली रंगत में उनमें यूं बस गई जैसे पागल के दिमाग में वहमा बस जाता है। जीना की माँ, शुक्रिया। जीना की माँ ओखली में मतवातर 2-3 दिन से जौ कूट कर तुंदल बना रही थी। घर में अरसे से पुराना गुड़ पड़ा था जिसे धूप में रखकर कीड़े निकाल दिए गए थे। इसके अलावा सूखी मक्की के भुट्टे थे। गोया जीना की माँ बहुत दिनों से इस सब्र की तैयारी कर रही थी
और जूते का जूते पर चढ़ना तो महज उसकी तस्दीक थी। बुढ़िया का ख्याल था कि इन तुंदरों में से रहमान का ज़ादे राह भी हो जाएगा और बेटी के लिए सौगात भी। रहमान को कोई ख्याल आया, बोला, जीना की माँ, भला क्या नाम रखा है उन्होंने अपने नन्हे का? बुढ़िया हंसने हुए बोली, साहक रखा है नाम। और क्या रखा है नाम उन्होंने अपने नन्हे का? वाह, सचमुच कितनी कमजोर है तेरी याददाश्त। इस हाक का नाम भला रहमान कैसे याद रख सकता था? आवाज आ रही, आवाज आ रही। अच्छा, जब वो खुद भी नन्हा था तो उसके दादा को भी रहमान का नाम भूल गया था। दादा खाता पीता आदमी था। उसने चांदी की एक तख्ती पर अरबी लफ्जों में रहमान लिखवा कर उसे अपने पोते के गले में डाल दिया था। लेकर पढ़ना किसे आता था? बस वो तख्ती को देखकर हंस दिया करता था। उन दिनों तो नाम गामू, शेरा, फत्तू, फज्जा वगैरह ही होते थे। इसहाक, शोएब वगैरह नाम तो अब कस्बाती लोगों ने ही रखने शुरू कर दिए थे। रहमान सोचने लगा, साहक अब तो 1.5 वर्ष का हो चुका होगा, अब उसका सिर भी नहीं झूलता होगा। वो गर्दन उठा मेरी तरफ जनाब वहीद अंसारी साहब, आप म्यूट कर लीजिए। जी, मलकीत सिंह साहब आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए हैं मलकीत साहब। जी देखिए, आ रही। जी पढ़िए। ठीक जी, ठीक। अब उसका सिर भी नहीं झूलता होगा। वो गर्दन उठा मेरी तरफ टिक टिक देखता जाएगा और अपने नन्हे से दिल में सोचेगा, अल्लाह जाने जे बाबा चिट्टे बालों वाला बूढ़ा हमारे यहाँ कहाँ से आ टपका। वो नहीं जानेगा कि उसका अपना बाबा है, अपना नाना, जिसके गोश्त पोश्त से वो खुद भी बना है। वो चुपके से अपना मुंह जीना की गोद में छिपा लेगा। मेरा जी चाहेगा जीना को भी अपनी गोद में उठा लूं, लेकिन जवान बेटियों को कौन गोदी में उठाता है? नाहक इतनी बड़ी हो गई है जीना। बचपन में वो जब खेल कूद कर बाहर से आती थी तो उसे सीने से लगा लेने से कितनी ठंड पड़ जाती थी। उन दिनों ये दिल पे सुर्खता हुआ उपला नहीं महसूस होता था। अब वो सिर्फ उसे दूर से ही देख सकेगा, उसका सिर प्यार से चूम लेगा और क्या क्या वही तस्कीन हासिल होगी? रहमान को इस बात का तो यकीन था कि वो इन सब को देख त्यार रो देगा। वो आंसू थामने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन वो आप ही आप चले आएंगे। वो इसलिए नहीं बहेंगे कि तलंगा उसकी बेटी को पीटता है, बल्कि जुबान के तवील किस्सों की बजाय आंखों से इस बात का इजहार कर देगा कि जीना मेरी बेटी, तेरे पीछे मैंने बहुत कड़े दिन देखे हैं। जब चौधरी खुशहाल ने मुझे मारा था तो उस वक्त मेरी कमर बिल्कुल टूट गई थी। मैं मर ही तो चला था। फिर तो कहाँ देखती अपने अब्बे को, लेकिन बिना आई कोई नहीं मरता। शायद मैं तुम्हारे या साके या किसी और नेक वक्त के पांव की खैरात बच रहा। और क्या नन्हे का लहू जोश मारने से रह जाएगा? वो हुम कर चला आएगा मेरे पास और मैं कहूंगा, साहक बेटा देख, मैं तेरे लिए लाया हूं तुंदल और गुड़ और खिलौने और बहुत कुछ लाया हूं। हाँ, गांव के लोगों का यही गरीबी दावा होता है। नन्हा मुश्किल से दांतों में पपोल सकेगा किसी हरे भुट्टे को, और जब तलंगे से मेरी तू तू मैं होगी तो मैं उसे खूब खरी खरी सुनाऊंगा। बड़ा समझता है अपने आप को, कल की गुलहरी। और वो नाराज हो जाएगा, कहेगा घर में रखो अपनी बेटी को।
फिर मैं उसके बेटे को उठाए फिरूंगा गली गली बाजार बाजार और मन जाएगा तिरंगा। रहमान ने नलाई का बंदोबस्त किया, खड़ी खेती के किस्म पर कुछ रुपए उधार लिए, सौगात बांधी, ज़्यादा राह भी और जक्के पर पांव रख दिया। बुढ़िया ने उसे अल्लाह के हवाले करते हुए कहा, बसरे चला जाएगा अलिया चंद रोज में, मेरी जीना को साथ ही लेते आना और मेरे साके को कौन जाने कब दम निकल जाए। मलका रानी से मांगपुर पहुंचते पहुंचते रहमान ने इसहाक के लिए बहुत सी चीजें खरीद ली। एक छोटा सा शीशा था, एक सेलुलाइड जापानी जुंजना जिसमें नस्ब दर्जन के करीब घुंघरू एकदम बज उठते थे। मांगपुर से रहमान ने एक छोटा सा गडीरा भी खरीद लिया ताकि इसहाक उसे पकड़कर चलना सीख जाए। कभी रहमान कहता, अल्लाह करे इसहाक के दांत इस काबिल हों कि वो बुट्ठे का आ सके। फिर एकदम उसकी ख्वाहिश होती कि वो इतना छोटा हो कि चलना भी ना सीखा हो और जीना की पड़ोसने जीना को कहें, नन्हे ने तो अपने नाना के गडीरे पर चलना सीखा है। और रहमान नहीं जानता था कि वो नन्हे को बड़ा दिखना चाहता है जहां बड़े को नन्हा। सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी कि उसके तुंदल, उसके बुट्टे, उसका शीशा, उसका जापानी झुंझुना और बाकी खरीदी हुई चीजें सब सफल हों, उन्हें वो कबूलियत हासिल हो जिसका वो मुतमन्नी है। कभी वो सोचता, क्या जीना गांव के गवार लोगों के इन तहफ को पसंद करेगी? क्या मुमकिन वो महज उसका दिल रखने के लिए इन चीजों को पाकर वाग बाग हो जाए? लेकिन क्या वो सिर्फ मेरा जी रखने के लिए ही ऐसा करेगी? फिर तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या मेरे तुंदल सचमुच उसे पसंद नहीं आ सकते? मेरी बेटी को, मेरी अपनी जीना को। अलिया तो पराया पेट है, वो तो कुछ भी नहीं पसंद करने का। वो तो नायक है, अल्लाह जाने सब लोगों के साथ क्या कुछ खाता होगा। वो क्यों पसंद करने लगा? गांव के तुंदल। और मांगपुर से रवाना होते हुए रहमान कांपने लगा। रहमान पर जिस्मानी और जहनी थकावट की वजह से गनूदगी सी तारी हो गई। रात के गोश्त ने उसके पेट का शैतान जगा दिया था। आंखों में गदलाहट और तीरगी तो थी ही, लेकिन कुछ सफर, कुछ मुर्गन गजा की वजह से आंखों में से शोले लपकने लगे। रहमान ने अपने पेट को दबाया। तिली वाली जगह फिर ठस सी मालूम होती थी। जीना की माँ ने नाहक गोश्त पकाया, लेकिन उस वक्त तो उसे दुपट्टे से हाथ पोंछना और गोश्त दोनों चीजें पसंद आई थी। रहमान को एक जगह पेशाब की हाजत हुई और उसने देखा कि उसका कारूरा स्याही मैल गदला था। रहमान को फिर वहम हो गया। बहरहाल उसने सोचा, मुझे परहेज करना चाहिए, पुराना मर्द फिर औद कर आया है। गाड़ी में खिड़की की तरफ से शुमाली हवा फराटे भरती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। दरख्तों के नजरों के सामने गाड़ी में दरख्तों के नजरों के सामने घूमने, कभी आंखें बंद करने और खोलने से रहमान को गाड़ी बिल्कुल एक पंगूड़े की तरह आगे पीछे जाती हुई मालूम होती थी। 2-3 स्टेशन एक ऊंगसी में निकल गए। जब वो करनाल से 1-2 स्टेशन वरे ही था तो उसकी आंख खुल गई। उसकी सीट के नीचे से गठड़ी उठा ली गई थी। सिर्फ उसके अपने गुजारे के लिए तुंदल और चादर के पल्लू में बंधे हुए मक्की के बुट्टे रह गए थे, जहां उसके फैले हुए पांव में गडीरा खड़ा था। रहमान शोर मचाने लगा। उस डिब्बे में 1-2 अच्छी वजह कता के आदमी अखबार पढ़ रहे थे। बुड्ढे को यूं सीखपा होता देखकर चिल्लाए, मत शोर मचाओ, ऐ बुड्ढे, मत गुल करो। लेकर रहमान बोलता चला गया। उसके सामने एक बटी हुई मूंछों वाला कांस्टेबल बैठा था। रहमान ने उसे पकड़ लिया और बोला, तूने ही मेरी गठरी उठवाई है बेटा। कांस्टेबल ने एक झटके से रहमान को परे फेंक दिया। इस खींचातानी में रहमान का दम फूल गया। बाबू फिर बोले,
तू सो क्यों गया था बाबा, तू संभाल के रखता अपनी गठड़ी को, तेरी अक्ल चरने गई थी बाबा। रहमान उस वक्त सारी दुनिया के साथ लड़ने को तैयार था। उसने कांस्टेबल की वर्दी फाड़ डाली। कांस्टेबल ने गडीरे का लट्ठा खींचकर रहमान को मारा। उसी असना में टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसने भी कुछ पोस लोगों की राय का पल्ला देखकर रहमान को गालियां देना शुरू किया और रहमान को हुक्म दिया कि वो करनाल पहुंचकर गाड़ी से उतर जाए। उसे रेलवे पुलिस के हवाले किया जाएगा। चेकर के साथ लड़ाई में एक लात रहमान के पेट में लगी और वो फर्श पर लेट गया। करनाल आ चुका था। रहमान, उसकी चादर और गडीरे प्लेटफार्म पर उतार दिए गए। गडीरे की लठ जिस्म से अलहदा खून में भीगी हुई एक तरफ पड़ी थी और मक्की के बुट्टे खुली हुई चादर से निकलकर फर्श पर लुढ़क रहे थे। रहमान के पेट में बहुत चोट लगी थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर करनाल के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया। जीना साहका, अली मोहम्मद जीना की माँ, एक एक करके रहमान की नजरों के सामने से गुजरने लगे। जिंदगी की फिल्म कितनी छोटी होती है, उसमें बामुश्किल 3-4 आदमी और 1-2 औरतें ही आ सकती हैं। बाकी मर्द औरतें भी आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी तो याद नहीं रहता। जीना साहका, अली मोहम्मद और जीना की माँ, जहाँ कभी कभार इन्हीं चंद लोगों के लिए कश्मकश के वाकयात जहन में ताज़ा हो जाते हैं। मसलन गडीरा प्लेटफार्म पर पड़ा हुआ और मक्की के लुढ़कते हुए भुट्टे, जिन्हें खलासियों, वॉचमैनों, सिग्नल वालों के आवारा छोकरे उठा उठा कर भाग रहे हों और उनके काले काले चेहरों में सफेद दांत बिल्कुल उसी तरह दिखाई दें जैसे उस तरीक से पस मंजर में उनकी हंसी, उनके कह कहे। जहाँ दूर कोई पुलिसमैन अपनी डायरी में चंद जरूरी और गैर जरूरी तफासील लिख रहा हो, फिर लात मारी, हैं ये नहीं हो सकता, अच्छा, फिर लात मारी, और फिर अस्पताल के सफेद बिस्तरे, कफन की तरह मुंह खोले हुए चादरें, कब्रों की तरह चारपाइयां, इजराइल नुमा नर्सें और डॉक्टर। रहमान ने देखा उसकी तुंदरों वाली चादर अस्पताल में उसके सरहाने पड़ी थी। ये भी बही छोड़ आए होते। रहमान ने कहा, इसकी मुझे क्या जरूरत है। इसके अलावा रहमान के पास कुछ भी न था। डॉक्टर और नर्स उसके सरहाने खड़े हर लहजा लट्ठे की सफेद चादर को मुंह की जानब खिसका देते थे। रहमान को कह की हाजत महसूस हुई। नर्स ने फौरन एक चिलमची बेड के नीचे सरका दी। रहमान कह करने के लिए झुका और उसने देखा कि उसने अपने जूते बादस्तूर जल्दी से चारपाई के नीचे उतार दिए थे और जूते पर जूता चढ़ गया था। रहमान एक मैली सी सिकुड़ी हुई हंसी हंसा और बोला, डॉक्टर जी, मुझे सफर पे जाना है। आप देखते हैं मेरा जूता जूते पर कैसे चढ़ रहा है। डॉक्टर जवाबन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बाबा, तूने बड़े लंबे सफर पे जाना है बाबा। फिर रहमान के सराहने की चादर टटोलते हुए बोला, लेकिन तेरा ज़ादेरा कितना नाकाफी है बाबा। यही फकत तुंदल और इतना लंबा सफर। बस जीना की माँ साका और अली मोहम्मद, जहाँ वो अफसोसनाक वाकया। रहमान ने ज़ादे राह पर अपना हाथ रख दिया और एक बड़े लंबे सफर पे रवाना हो गया। शुक्रिया जी। बहुत 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 शुक्रिया आपका। बहुत खूब बेहतरीन जनाब मलकी सिंह मचाना साहब। बस इस बेहतरीन पेशकश पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हाजरीन, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना रहमान के जूते पेश कर रहे थे जनाब मलकित सिंह मचाना साहब। अब इस अफसाने के तज्जिये के लिए डॉक्टर महमूद काज़मी साहब से गुजारिश करने से पहले डॉक्टर महमूद काज़मी साहब का मुख्तसर तारुफ यहाँ देना चाहूँगी। डॉक्टर महमूद काज़मी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोबे तर्जुमा के सदर हैं
اس کے علاوہ آپ شاعر، محقق، ناقد اور مترجم ہیں۔ آپ کی تصنیف راجندر سنگھ بیدی ایک تہذیبی اور سماجی مطالعہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ کی زیر طبع تصانیف میں چند اہم مباحث، تحقیقی مضامین کا مجموعہ معروضات، شاعری کا مجموعہ ارزدارم شامل ہیں۔ آپ کے مضامین اردو کے اہم رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے ہیں۔ آپ سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد میں ڈاکٹر سید محمود کاظمی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ابھی جو افسانہ پیش کیا گیا رحمان کے جوتے، اس کا تجزیہ پیش کریں۔ شکریہ گل رانا صاحبہ اور دیگر معزز حاضرین، سامعین، ناظرین۔ جناب ملکیت سنگھ صاحب نے بہت اچھی قرأت کی اور افسانے کا حق ادا کیا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے بیدی یاد آ رہے تھے انہیں دیکھ کر۔ بہت بچپن میں نے بیدی کو افسانہ پڑھتے سنا تھا بامبے میں ایک نشست میں، اور میرا بالکل بچپن تھا وہ، بہت ہلکی سی یاد ہے، دھندلی سی یادیں ہیں، لیکن بہرحال وہ ذہن میں اس وقت واپس آ گئی۔ میرا جو تجزیہ ہے اس افسانے کا، یعنی رحمان کے جوتے، بیدی کا افسانہ رحمان کے جوتے، چند ادبی و فنی پہلوؤں پر ایک نظر۔ بیدی اردو کے ان کہانی کاروں میں شامل ہیں جنہوں نے زندگی اور سماج کا مطالعہ اس کی اجتماعیت میں نہیں کیا۔ سماجی حقیقت نگاری کے عمل میں بیدی نے انسانوں کے باہمی رشتوں، وابستگیوں، علیحدگیوں اور رفاقتوں کا بغور مشاہدہ کیا، اور ان تمدنی، تہذیبی، سماجی اور معاشی عوامل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جو انسانوں کے سماجی رویے کو مختلف نوع جہات عطا کرتے ہیں۔ اس تخلیقی عمل میں گہرے سماجی مشاہدے کے ساتھ ہی انسانی نفسیات کے پیچ و خم اور جذبات و خیالات کے مد و جزر سے فنکار کی مکمل واقفیت ضروری ہے۔ بیدی انسانی نفسیات کا گہرا شعور رکھتے ہیں، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ سماجی منظرنامے سے پوری طرح واقف ہیں جو عقائد و توہمات اور رسوم و رواج کے باہمی امتزاج سے وجود میں آتا ہے، اور کسی بھی انسان کے جذباتی، نفسیاتی اور تہذیبی رویے کو ایک خاص سمت عطا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بقول واری سلوی، بیدی کے افسانوں میں ہندوستان کی روح جاگتی ہے۔ ان کے افسانوں میں اس دھرتی کی بوباز بسی ہوئی ہے، اور اس زمین کے رسم و رواج، عقائد اور توہمات سے افسانوں کو رنگ و آہنگ ملتا ہے۔ بیدی کی کوئی کہانی مستعار نہیں معلوم ہوتی، کسی کہانی کی تہذیبی فضا مصنوعی نہیں لگتی۔ توہم پرستی پر بیدی کی دو کہانیاں خاص شہرت کی حامل ہیں، جن کے نام ہیں ہمدوش اور رحمان کے جوتے۔ ہمدوش میں مریض کا اٹھنوں بیٹھنا نحوست کی نشانی، اور رحمان کے جوتے میں جوتے کا جوتے پر چڑھ جانا سفر کی علامت کے طور پر ایک اہم سوشل فیکٹر بن کر سامنے آتا ہے۔ ان دونوں افسانوں میں کہانی مرکزی کرداروں کی موت پر ختم ہوتی ہے۔ ہمدوش پر سر دست یہاں گفتگو کا موقع نہیں، لیکن افسانہ رحمان کے جوتے پر مجھے چند معروضات گوش گزار کرنے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے افسانے سے وہ چند جملے لیے جائیں جن میں رحمان کے جوتوں کا ذکر ہے۔ رحمان نے ایک دم اپنے جوتے کھاٹ کے نیچے اتار دیے۔ رحمان کا ایک جوتا دوسرے جوتے پر چڑھ گیا تھا۔ آج پھر میرا جوتا جوتے پر چڑھ رہا ہے جینا کی ماں۔ کل میں نے اپنی اکلوتی بچی کو ملنے امبالے جانا ہے، تبھی تو یہ جوتا جوتے سے نیارا نہیں ہوتا ہے۔ 5 سال بھی جب یہ جوتا جوتے پر چڑھ گیا تھا تو رحمان کو پرچی ڈالنے کے لیے ضلع کچہری جانا پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں اس سال کا سفر اور جوتوں کی کرتوت اچھی طرح سے محفوظ تھی۔ اس نے کھاٹ پر سے جھک کر جوتے پر سے جوتا اتار دیا، گویا وہ امبالے جانے سے گھبراتا۔ کسی نیم شعوری احساس سے رحمان نے اپنے جوتے اٹھائے اور انہیں دالان میں ایک دوسرے سے اچھی طرح علیحدہ علیحدہ کر کے ڈال دیا۔ بڑھیا نے بے احتیاطی سے رحمان کے جوتے سرکا دیے اور جوتے کی ایڑی دوسری ایڑی پر چڑھ گئی۔ صبح جب اس نے پھر جوتوں کی وہی حالت دیکھی تو اس نے سوچا اب امبالے جائے بنا چھٹکارا نہیں ہے۔ جینا کی ماں بہت دنوں سے سفر کی تیاری کر رہی تھی، اور جوتے کا جوتے پر چڑھنا تو محض اس کی تصدیق تھی۔ رحمان قے کرنے کے لیے جھکا اور اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے جوتے بدستور جلدی سے چارپائی کے نیچے اتار دیے تھے اور جوتے پر جوتا چڑھ گیا تھا۔
और अब इन चंद सत्रों के बाद अफसाने का यह आखिरी हिस्सा। रहमान एक मैली सी सिकुड़ी हुई हंसी हंसा और बोला, डॉक्टर जी मुझे सफर पर जाना है, आप देखते हैं मेरा जूता जूते पर कैसे चल रहा है। डॉक्टर जवाबन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बाबा तूने बड़े लंबे सफर पर जाना है बाबा। फिर रहमान के सरहाने की चादर टटोलते हुए बोला, लेकिन तेरा ज़ादेरा कितना नाकाफी है, काफी है यही फकत तुंदल और इतना लंबा सफर। रहमान ने ज़ादेरा पर अपना हाथ रख दिया और एक बड़े लंबे सफर पर रवाना हो गया। अनकोट। ये वो चंद जुमले हैं जो कहानी में इंतहाई फितरी तौर पर इस तरह आ जाते हैं कि कारी को ये एहसास भी नहीं होता कि अफसाना निगार ने असल अफसाना तो इन्हीं चंद जुमलों में बयान किया है, और जिसे वो अफसाना समझ रहा है वो तो दरअसल महज एक तमहीद है जो सिर्फ और सिर्फ असल अफसाने की तफहीम के लिए एक मानूस फिजा के तौर पर तश्कील दी गई है। जूते का जूते पर चढ़ना सफ़र की अलामत तस्वुर की जाती है, लेकिन रहमान के जूतों के एक दूसरे पर चढ़ने से जिस सफ़र का आगाज़ होता है उसकी मंजिल अंबाला न होकर वो मुल्क अदम है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस सादा सी कहानी में अलमिया की सूरत उस वक्त पैदा होती है जब बेटी जीना और नवासे इसहाक की यादों में गुम रहमान अपनी वो गठरी खो बैठता है जिसमें नन्हे इसहाक के लिए खरीदे गए खिलौने थे, और इस गुमशुदगी पर एहतजाज के सबब रेल के डब्बे में मौजूद पुलिस कांस्टेबल और टिकट चेकर के हाथों बुरी तरह ज़दुकूब होने के बाद इंतहाई ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ देता है। अफसाने का खात्मा यहाँ बेशक हो जाता है, लेकिन समाज और माशरे से कारी के सवालात की इब्तिदा भी यहीं से होती है। क्या रहमान की मौत के जिम्मेदार उसके वो जूते थे जो एक दूसरे पर चढ़ गए और एक ऐसे सफ़र का बाइस बने जो उसकी मौत पर ख़त्म हुआ, या फिर बेहिस मुसाफिरों की मौजूदगी में की जाने वाली बेरहमाना मारपीट जिसने एक बेकसूर इंसान का रिश्ते हयात मुनक़ता कर दिया। कहीं एक दूसरे पर चढ़े हुए ये जूते एक अलामत तो नहीं उन दो सरकारी अहलकारों को हासिल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की कि जिनका बाहम यकजा होना रहमान की मौत का सबब बन गया। कहा जाता है कि बड़ा और सच्चा अदब हद ज़मा व मकान से आज़ाद होता है। क्या अपनी गठरी के गुम हो जाने पर रहमान का एहतजाज आज आम शहरियों के हुकूक की पामाली पर किए जाने वाले एहतजाज की सदाए बाज़गश्त नहीं महसूस होता? मुल्क के आम शहरियों के ज़रिए अपने जमहूरी हुकूक की बाजियाफ्त का मुतालबा और उसके बदले में अरबाब इक़्तिदार के जानिब से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की यह दास्तान हर दौर में कही जाती रही है। बेदी ने बड़ी ही फनकाराना महारत के साथ यही दास्तान कभी मजहब व असातीर के हवाले से कही है तो कभी अकायद व तवहुमात और रसूम व रवाज के हवाले से। बेदी का फ़न ज़र्फ़बीनी का फ़न है और उनका हिकायती बयानिया अदबी व फ़नी नुक्ते नज़र से एक पेचीदा और उलझा हुआ बयानिया है कि जिसमें मंशाए मुसन्निफ़ बैनुस्सुतूर ही तलाश किया जा सकता है, और यही वस्फ़ बेदी के इस अफ़साने में भी पाया जाता है। जूते का जूते पर चढ़ जाना एक वहम सही, और ये वहम रहमान के सफ़र अम्बाला का सबब तो करार दिया जा सकता है, सफ़र आखरत का नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अवामुन्नास के तमाम तर मसाइल का सिर्फ़ एक सबब उनकी जहालत, तवम परस्ती, बेजा रस्म व रवाज से उनकी वाबस्तगी और फ़हम व फरासत की जगह उनकी जज्बातियत को नहीं करार दिया जा सकता। और अगर वाकई ऐसा है भी तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है? क्या उन्हीं पर नहीं जिन्होंने ज़ेर बहस अफसाने के उन दो किरदारों यानी पुलिस कांस्टेबल और टिकट चेकर की तरह हर सदाए एहतजाज को हमेशा बजबर कहर दबाने की कोशिश की है? कहानी बयान करने में बेदी ने जिस फनकाराना महारत के साथ इम्पार्शियल नरेशन यानी मारूजी बयानिया से काम लिया है, उसने इस अफसाने को सफ़ाक हकीकत निगारी का हामिल बना दिया है। गो कि खुद अफसाना निगार ने कहीं भी न तो अपना लहजा ही तल्ख होने दिया है और न ही उसका झुकाव इस अफसाने के मुस्बत व मनफी किरदारों में से किसी एक की तरफ है। बेदी ने महज चंद अल्फाज में सूरत हाल की आयरनी से अपने कारी को वाकिफ कराने की सही की है। इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। करनाल आ चुका था। रहमान, उसकी चादर, गडेरा प्लेटफार्म पर उतार दिए गए। गडेरे की लट जिस्म से अलहदा खून में भीगी हुई एक तरफ पड़ी थी और मक्की के भुट्टे खुली हुई चादर से निकलकर फर्श पर लुढ़क रहे थे। रहमान के पेट में बहुत चोट लगी थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर रेलवे अस्पताल ले जाया गया।
मक्की के भुट्टों का बिखर जाना और गडेरे की लट का उससे अलग होकर अपने ही खरीदार के खून में लथपथ एक तरफ पड़ा रहना एक ऐसी अलमनाक सिचुएशन से कारी को रूबरू कराता है जो ज़हन दिल को झंझोड़ देती है। और यही एक अच्छे और सच्चे अदब पारे का वस्फ है कि वो कारी को तख्लीक़कार के तजुर्बात में इस तरह शरीक कर ले कि वो खुद को उसी कहानी का एक हिस्सा तस्वुर करने लगे। बेदी की ज़बान के ताल्लुक से ये बात कही जाती रही है कि वो एक ऐसी नाहमवार ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी हद तक उनकी मादरी ज़बान पंजाबी से मुतासिर और उर्दू के आम अदबी उसलूब से हट कर है। इस अफसाने की ज़बान भी बेदी के इसी उसलूब इजहार की नुमाइंदगी करती है। सवाल यह है कि बेदी का उसलूब इजहार कृष्ण चंद्र, मंटो और उनके दीगर हम असरों के मुकाबले में कदरे उलझा हुआ और नाहमवार क्यों है। दरअसल बेदी ने अपनी बात मुअस्सर तरीके से कहने के लिए असातीरी और इस्तिआराती अंदाज़े बयान इख्तियार किया और फ़न्नी और तख्लीकी सतह पर अपना एक अलग लैंग्वेज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जिसने बेदी की निगारिशात को एक मुनफरिद अदबी शनाख्त का हामिल बना दिया। अपनी इसी इनफरादियत की वजह से बेदी के अफसाने जदीद अलामती, इस्तिआराती और तमसीली कहानी के मुख्तलिफ रुझानात और रवैयों की तौसी शक्ल करार पाते हैं। ज़ेर नज़र अफसाने से यह जुमला मुलाहजा हो, फिर अस्पताल के सफ़ेद बिस्तरे, कफन की तरह मुँह खोले हुए चादरें, कब्रों की तरह चारपाइयाँ, इज़राइल नुमा नर्सें और डॉक्टर। बेदी का यह जुमला उनके आम उसलूब इजहार से हट कर है। वो आमतौर पर हिंदू असातीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अफसाने की मौजूई मुनासबत को जहन में रखते हुए हिंदू असातीर की जगह इस्लामी अक़ीदा आखरत के मुताल्लिक़ात से इस्तिफ़ादा किया है। अफसाना रहमान के जूते की मुकालमाती ज़बान उस अफसाने के किरदारों के माशरती पस मंज़र से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। बुढ़े 2 पैसे डबल का तो नील ही लग गया है तुम्हारे कपड़ों को, क्या 2 पैसे रोज की कमाई भी करे है। अल्लाह जाने मैंने कौन से सफ़र पर जाना है, बड़ा हासिद है सूबेदार, अंग्रेज़ी भी तो बस गुहाने तक ही जानता है। तेरी खातिर तो मैं ना मरूं, मुझे तू रोज दाल मुझे तो रोज दाल में कुछ मजा नहीं दिखे। इन जुमलों पर बाद में मैंने बड़ी वजाहती गुफ्तगू की और भी मिसालें दी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बहुत तवील हो जाएगा। अफसाना रहमान के जूते का मरकज़ी किरदार रहमान पूरी तरह कहानी पर छाया हुआ है, लेकिन इस अफसाने की मरकज़ी तश्कील का सामान वो जूते फराहम करते हैं जो रहमान के पैरों से निकल कर जाने अनजाने में एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और बिलाखिर एक ऐसे नागुज़ीर सफ़र की अलामत बन जाते हैं जो सिर्फ अंबाले तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका ख़ात्मा उस मंजिल पर होता है जो एक न एक दिन हर जी रूह का मुकद्दर बनेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद काज़मी साहब, आपने अफसाना रहमान के जूते का बेहतरीन तज्जिया पेश किया है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शुरकाए महफिल में से कोई इजहार ख्याल करना चाहते हूँ तो इख्तिसार से काम लेते हुए अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। क़ब्ल इसके कि मैं सदर इजलास मोहतरम शमीम तारिक साहब से सदारती खिताब के लिए दरख्वास्त करूं, आपका मुख्तसर तारुफ देना चाहूँगी। मोहतरम शमीम तारिक साहब उर्दू अदब की बहुत ही अहम शख्सियत हैं। आप अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं, मुहक़्क़िक़, शायर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सीनियर फेलो रह चुके हैं। साहित्य अकेडमी ने आपको अवार्ड से सरफराज किया है। आपकी तसानीफ में अंजुमन इस्लाम और उसकी करीमी लाइब्रेरी, किताबनुमा का खुसूसी शुमारा सूफिया का भक्ति राग, शर्फ मेहनत व कफालत, कालिदास गुप्ता रजा, टीपू शहीद की आखिरी आरामगाह, इसके अलावा गालिब बहादुर शाह जफर और 1857, ये बहुत ही अहम किताबें आपकी हैं। अब इस मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं सदर इजलास मोहतरम शमीम तारिक साहब से दरख्वास्त करती हूँ सदारती खिताब के लिए। मोहतरम शुरकाए महफिल, आज की इस महफिल में, यह महफिल अफसाना में एक
अफसाना पढ़ा मलकी सिंह मछाना साहब ने और उसकी तफहीम का फरीदा अदा किया डॉक्टर सैयद काज़मी साहब ने। मछाना साहब की किरात भी बहुत अच्छी थी और सैयद काज़मी साहब की तफहीम भी। और जब कोई तखलीक या कोई अफसाना बहुत अच्छी तरह पढ़ा गया हो, उसकी किरात की गई हो और उसकी तफहीम भी बहुत अच्छी की गई हो, तो उसका हर्फ हर्फ और लफ्ज़ लफ्ज़ रोशन हो चुका होता है, वो पैगाम भी वाज़ेह हो चुका होता है जो पैगाम देना चाहता है उसका तख्लीक करने वाला। इसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है कि कुछ और कहा जाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि अच्छी तख्लीक समझ में आने के बाद भी मज़ीद समझे जाने का तकाजा करती है, और यही वो जवाब है जिसकी बुनियाद पर मैं चंद बातें अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि इस अफसाने के खालिक राजेंद्र सिंह बेदी है। हमारी उर्दू ज़बान में अफसाने नगारों की कमी नहीं है। ख़ासतौर से हमारे जो पंजाब के अफसाने नगार हैं, जो कृष्ण चंद्र भी हैं, उसमें सादत हसन मंटो भी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं, उसमें आखिर में सुरेंद्र प्रकाश भी है और कई लोग हैं। इन सब ने जो अफसाने लिखे हैं सबका अपना एक अपना अलग अंदाज है। राजेंद्र सिंह बेदी ने किस अंदाज में अफसाना कहा है और क्या बात कहने की कोशिश की है, इसको वो वाज़ेह करते रहे अपने इंटरव्यूज में, अपनी तहरीरों में, अपनी गुफ्तगू में। मसलन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिसकी जड़ें नहीं है वो अदीब क्या इंसान ही नहीं। ये मामूली बात नहीं है। अफसाने हो या नज्म हो या शायरी हो, वो खला में तख्लीक नहीं की जाती, तो इसी माशरे का हिस्सा है। वो अपनी जड़ से वाबस्ता रहना चाहते, उनके दुख दर्द को बयान करना चाहते। और फिर उसको मजीद उन्होंने कहा है कि जिसकी जड़ें उसकी ज़मीन में है वो अपने अवाम, अपने लोगों को बावजूद इसके कि लोग अनाड़ी हैं, गरीब हैं, उनके दुख को समझेगा। अपनी जड़ से लाताल्लुक़ होकर हम उनके दुख दर्द को नहीं समझ सकते। और फिर जब आपने समझ लिया जिंदगी बहुत लामहदूद नाम है हकीकत का, इसको चंद लफ्ज़ों में, चंद सफ़ात में समेटना बहुत मुश्किल। इसलिए वो असातीर का सहारा लेते, अलायम का सहारा लेते, इस्तारे का सहारा लेते, पैराडॉक्स का, कौले मुहाल का सहारा लेते, ताकि अपनी बात को कम लफ्ज़ों में, कम वक्त में अपनी दूर तक पहुंचा सकें। ये राजेंद्र सिंह बेदी का फन है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि असातीरी अनासिर मैं हिंदुस्तानी तहजीब और अकायद को पेश करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उनके देवी देवता, मंदिर, मस्जिदें, ये सब दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी ज़ात में न सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ बल्कि हिंदुस्तान हूँ। अगर कोई तख्लीक़कार ये दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, तो हिंदुस्तान को किस रुख से उसने देखा होगा, कितनी गहराई तक पेवस्त हुआ होगा, अपने को गर्क किया होगा हिंदुस्तान के हक़ायक़ में। ये राजेंद्र सिंह बेदी ने किया है। अब इन तमहीद के बाद देखिए कि उनके यहाँ बहुत से अफसाने हैं और बड़े लाजवाब अफसाने हैं। एक दो नहीं है, दर्जनों का नाम लिया जा सकता है। जैसे कल्याणी है, लाजवंती है, भोला है, कोकजली है, लंबी लड़की है, मुहाजिरीन है, हज्जाम इलाहाबाद की अब तक तकनीक के एतबार से भी अजीब सा अफसाना है। हज्जाम इलाहाबाद के ये इंशाइया है कि ये अफसाना, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि इसमें किसी वाक़े की सूरतगरी भी की गई है इसलिए हम इसको अफसाना ही कहेंगे। ये अपने अंदाज का अनोखा अफसाना है और इसका पूरा पूरा क्रेडिट राजेंद्र सिंह बेदी को जाता है। ये तमाम नुजरत के साथ हमारी सरताज हैं हमारी अफसानी दुनिया के राजेंद्र सिंह बेदी। इस अफसाने में वो मगर इस अफसाने में उन्होंने कोई उस्तूरी हकीकत को बयान करने की कोशिश की, कोई इस्तारा नहीं है। बड़ी सपाट ज़बान में, सीधे साधे अंदाज में एक कहानी बताई है, लेकिन वो कहानी इतनी मुतासिर करने वाली है कि जो सुनता है उसी का होकर रह जाता है, इसलिए कि उसे अपनी आखिरत याद आ जाती है, उसको अपना आखिरी सफर याद आता है। कहानी में तरतीब ये है कि एक शख्स है जिसकी जड़ें पंजाब के माशरे में, देही माशरे में, रूरल एरियाज में रहे, और वो उसकी अपनी बीवी से कहता है भाई जूती
जूते पे जूता चढ़ गया, लगता है कोई सफर है। अब उसकी बीवी जो है तनक कर बोलती है, अरे जाना है जेना के पास, बेटी के पास। ये जुमला जो है बीवी के उम्र का भी अगर वो बुढ़िया ना कहते तो भी पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी की पहली रात मियाँ बोलता है बीवी सुनती है, उसके बाद बीवी बोलती है मियाँ सुनता है, उसके बाद दोनों बोलते हैं, पूरा अड़ोस पड़ोस और हमसाया सुनता है। ये एक चीज मशहूर कर दी गई है, ये हकीकत से दूर नहीं है, हकीकत से दूर। इससे अंदाजा होता है कि एक उम्र वो औरत गुजार चुकी है इस शख्स के साथ। अब उसकी बेटी भी ब्याही जा चुकी है, उसको एक लड़का भी हो चुका है। अब ये मसरूर हो जाता है कि भाई अपनी बेटी के पास जाएंगे, और बेटी के पास जाने के लिए कुछ तैयारियां करता है, कुछ चीजें घर से लेता है, कुछ चीजें बाहर से खरीदता है, फिर अंबाले के सफर पर आता है। ट्रेन में उसकी कठरी चोरी हो जाती है, गायब कर दी जाती है, अलग रख दी गई है, कुछ होता है। यहाँ एक बड़ी अहम बात है, हम अफसाने को समझ ही नहीं सकते, राजेंद्र सिंह बेदी के मिजाज को नहीं समझ सकते। यहाँ उसको नींद आ जाती है। नींद आने की क्या वजह बताई है कि वो वही बीवी जो बहुत तनक कर बोलती है, जो उनसे झगड़ा करने पर आमादा रहती है, तुर्श लहजे में बात करती है, वो उनको मुरगन ग़िज़ाएं भी खिलाती है, वो चीजें भी खिलाती है जो उसको मालूम नहीं है कि इनके जिस्म के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये कंट्राडिक्शन हमारी हाउस वाइफ्स के यहाँ बहुत है, हमारा हिंदुस्तान में। वो मोहब्बत करती है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बड़ा झगड़ा कर रही है, लेकिन उस झगड़े में भी मोहब्बत छुपी है। यहाँ भी उसको उन्होंने जताने की कोशिश। अब उसको नींद आती है, गठरी चली जाती है। अब आने के बाद वो सामने एक कांस्टेबल बैठा हुआ है, वो कांस्टेबल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है या इस्टेब्लिशमेंट का एक सिंबल है। उस पर ये भिड़ जाते हैं, उसकी वर्दी फाड़ देते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद जो सफेद पोश लोग हैं या कुछ पोशाक लोग हैं, वो कुछ कहते हैं भाई चुप रहो, क्यों आवाज नहीं करती। ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं। फिर उसके बाद वो टिकट चेकर आता है जो इससे कहता है कि नहीं चुप रहो, तुम क्यों नहीं किया, ये लोग सही है। उनकी बात सुनकर इसकी बात को सुने बगैर इनको लात और घूसे से इनकी तवाज़ु करने लगता है। ये भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा। तो इसकी इस पूरे अफसाने में इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा जबरदस्त वार किया है, ये जताए बगैर कि हम इस्टेब्लिशमेंट को अपना निशाना बना। हमारी रोज एक आम आदमी का मौका, आप देख लीजिए, आप सफर कर लीजिए, आप सेकंड क्लास में, अब तो सेकंड क्लास हो गया, जमाने में ये अफसाना लिखा गया होगा थर्ड क्लास भी था, इसलिए आप चले जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हो जाता है। आज भी क्या हो रहा है एक आम आदमी के साथ, आम आदमी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक तबका जो है वो सिर्फ अखबार पढ़ के आपस में गुफ्तगू करके राय देकर वो ये समझता है कि सारे मसाइल का हल हमने तलाश कर लिया। ये एक खराबियाँ। इसी में इस्टेब्लिशमेंट ही के सिलसिले में उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो दामाद है अली मोहम्मद, वो पहले तो बड़ी मोहब्बत करता था उनकी बेटी जेना के साथ, लेकिन जब उसकी तरक्की हो गई तो वो उससे नाराज भी रहने लगा और कभी कभी उसकी पिटाई भी करने लगा। ये हमारे माशरे में बहुत हो गया है। कितने लोगों को हमने देखा, बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं, जब तक गरीब थे अपनी बीवी के साथ थे, जब थोड़ी दौलत आई तो किसी और से उनका ताल्लुक पैदा हो गया, या कम से कम वो तवज्जो अपनी पहली बीवी पे नहीं दे रहे हैं जो पहले दिया करते थे वो। तो ये भी एक प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है, और उस प्रोटेस्ट को पूरे तौर पर आगे किया इन्होंने। और आखिर में वो टिकट चेकर कहता है कि नहीं तुमको तो जेल जाना है, लेकिन जेल के बजाय वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी टीबी पे चोट आती है और वहाँ डॉक्टर से एक बात कहते हैं। जहाँ डॉक्टर से जो बात वो कहते हैं और डॉक्टर जो जवाब देता है वो भी आसानी से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम्हें बहुत लंबे सफर पे जाना है बाबा, डॉक्टर कह रहा है। ये कहता है कि जब जूते पे जूते चढ़े, ये इसका क्या मतलब हम निकाले। डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को मरने की खबर नहीं देता, वो आखिर लम्हे तक बचाने की कोशिश करता है। अब इसका एक ही मतलब है कि हाँ तुम अच्छे हो जाओगे, अपने घर जाओगे, अपनी बेटी के पास जाओगे और तुम्हारा सफर जिंदगी यूं ही तरह रमा दमा होगा। लेकिन होता है उसके बरस उसकी मौत वाकई हो जाती है। एक मैसेज वहां उन्होंने दी है कि किस तरह इंसान का सफर आखिरत में तब्दील हो जाता है, ये किसी को मालूम नहीं। वो सोचता कुछ है और होता कुछ है। और यही पूरी कहानी है
کہ بھئی ہم دنیا بھر کا انتظام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نواسے کے ساتھ کھیلیں گے, اپنی نواسی کو گود میں کھلائیں گے, اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیں گے, اپنے داماد سے یہ شکایت کریں گے, لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں ہے کہ پل کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ اس کہانی کا اساطیر کا کوئی استعمال نہیں کیا. زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی نے کم از کم اس افسانے میں اپنا رشتہ جوڑا ہے توہم سے, یا اپنا رشتہ جوڑا ہے اتفاق سے. اتفاقات سے مبنی ہے پورا کا پورا. ایک جوتے پہ جوتا چڑھ جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں کہ نہیں صاحب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو ہم گئے تھے کچہری اور وہاں یہ ہوا تھا, اس مرتبہ ہوا تو پھر سفر درپیش ہے. پھر جب وہ طے کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ جوتے پہ چڑھا ہوا ایک اور سفر پر موجود ہے. تو یہ ہماری زندگی کے حقائق ہیں. اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا, بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, جن کا سائنسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, جن کی سماجی حقیقتوں سے کوئی واپس نہیں, کہ بھئی اس کی شادی میں بارش ہوئی ہے تو اس کے پتیلے میں کھانا کھایا ہوگا, اس کے سر پر چڑیا نے بیٹ کیا ہے تو یہ خوشحال یا بادشاہ ہو جائے گا, اس نے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس نے یہ کیا, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہی بے حقیقت چیزیں کبھی کبھی حقیقت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ اتفاقات کا معاملہ ہے. اتفاقات کی کتنی اہمیت ہے ہماری کی زندگی میں, یہ بتانے کی کوشش کی ہے راجندر سنگھ بیدی نے. راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کو ان کی اساطیری زبان والے افسانوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں جب اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنے سپاٹ لہجے میں, کتنی آسان زبان میں, کتنی سلیس زبان میں انہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب کر دی. اس کہانی کو پڑھنے کے بعد وہ کون سا حساس شخص ہے جو اپنی سفر آخرت کو نہ یاد کرنے پر نہ مجبور ہو جائے, جو اپنے نواسوں اور پوتوں اور بچیوں اور دوسرے متعلقین کو یاد کرنے پر نہ مجبور ہو جائے, خاص طور پر اس وقت جب اس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو, خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو بہت عیش نہ کرا سکا لیکن اس سے غافل بھی نہ ہو. یہ کنٹراڈکٹ, یہ جو بیدی کا خاص فن ہے, کنٹراڈکشن جو ہے, تضادات سے بات پیدا کرنا, پیراڈاکس قول محال سے بات پیدا کرنا. یہاں بھی یہ چیز کسی نہ شکل میں. جینا کی ماں جو ہے لڑائی بھی کرتی ہے اس سے اور یہ بھی اس کو مرکن غذا بھی کھلاتی ہے. یہاں بھی یہی چیز ہے کہ ایک خوشکن تصور جو ہے اس کو مسرور کر دیتا ہے. یہ خوشکن تصور بھی زندگی کا بڑا اثاثہ ہے. اس پریشان حال زندگی میں اگر یہ بھی ہمیں میسر ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہم اس کہانی کو کے خالق کو سلام کرتے ہیں, ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو اس میں شریک ہیں. ملکی خان صاحب نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا, سید محمود صاحب نے بہت اچھی اس کی تعبیر اور تشریح کی ہے, تفہیم کی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس قسم کی زندگی, اس چیزوں کو تخلیقات کو ہم کو اسی اینگل سے, اسی رخ پر دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا آج کیا ریلیونس ہے, آج کیا تعلق ہے, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم اس کہانی کو سن کر, پڑھ کر, اس کے تجزیے کو سن کر یہ نتیجہ کرنے پر مجبور ہیں کہ اتفاقات اور توہمات اگرچہ بے حقیقت چیزیں ہیں لیکن یہ بے حقیقت چیزیں بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار کرتی ہیں. اتنا اہم کردار کرتی ہیں کہ کبھی کبھی اس کا سفر آخرت میں تبدیل ہو جاتا ہے. شکریہ. بےحد شکریہ محترم شمیم طارق صاحب. آپ نے افسانہ رحمان کے جوتے اور راجندر سنگھ بیدی کے فن اور ملکی سنگھ مچھانا صاحب کی پیشکش پر عالمانہ صدارت خطاب سے نوازا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کے ممنون ہیں. ہم ڈاکٹر محمود کاظمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے افسانہ رحمان کے جوتے کا بہترین تجزیہ پیش کیا, اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ملکی سنگھ صاحب کا کہ آپ نے ہماری خواہش پر راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ رحمان کے جوتے بڑی عمدگی سے پیش کیا. آپ کے علاوہ ہم آج کے ہمارے جو معزز شرکا ہے, جن میں ہمارے جو معزز شرکا ہیں جناب مہک حیدرآبادی صاحب, ڈاکٹر حلیمہ فردوس صاحبہ, ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ, ڈاکٹر سید نور الامین صاحب, جناب وحید انصاری صاحب, ڈاکٹر مبین الدین قریشی صاحب, ڈاکٹر تلمیس فاطمہ نقوی صاحبہ, ڈاکٹر شاہد حبیب فلاحی صاحب, جناب معین الدین عثمانی صاحب,
जनाब शाहनवाज थानावाला साहब, मोहतरमा साइमा बेग साहिबा, जनाब महबूब खान असगर साहब, मोहतरमा शहनाज बेगम साहबा, जनाब शमीम इकबाल साहब के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जो तलबा तालिबात हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जो टेक्निकी टीम है उसके तमाम अरकान का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब से और ख़ास तौर पर सदर इजलास की इजाज़त से इस आज के इजलास के इख्तिताम का ऐलान करना चाहते हैं जी, इस वादे के साथ कि हम अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे बाज़ गश्त की एक और अदबी नशिस्त में।